हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इसके बाद एक पार्ट और आएगा एंड लेट मी क्लैरिफाई इट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस दैट कि हम जो भी बात करेंगे डेट विल बी कम्प्लीटली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द DU LLB और एनी अदर 3 ईयर लॉ एंट्रेंसेस। ठीक है, हम उतना ही बात करेंगे जितना कि किसी एक लॉ एंट्रेंसेस के लिए चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द वेरी मच डेप्थ हियर इन द वीडियो। वी विल बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। तो अगर आप लोग किसी भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर जर्नी। इसी के साथ लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग दैट द वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग। तो अगर आपको वीडियो का कंप्लीट एडवांटेज, कंप्लीट आउटपुट लेना है then please make sure you watch the entire video and you also make the notes out of the same। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पेन एंड बेयर एक्ट को साथ ले करके बैठें। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, इसको डाउनलोड करके हैंड आउट निकाल लीजिए। एंड अगली बार जब भी आप पार्ट सेकंड को अटेंड करेंगे मेक श्योर यू कम अलोंग विद द बेयर एक्ट, बिकॉज बेयर एक्ट के बिना इन सबको समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई होप दैट कि आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे एंड इसके साथ अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 डेफिनेशंस के बारे में, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड। अब समझते हैं फुल ब्लड क्या होता है। सो अगर मैं एक्ट के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन एज पर द एक्ट एंड उसके बाद मैं उसको सिंप्लीफाइड कर दूंगा अपने तरीके से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एक्ट क्या कहता है। फुल ब्लड के लिए एक्ट बोलता है कि 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड when they are descended from a common ancestor by the same wife. So this is the definition as written in the Hindu Marriage Act. But I think कि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, so let me clarify it in my language। तो अगर मैं इसको easy करके बताऊँ तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनके सेम फादर एंड सेम मदर होंगे दे विल बी कनेक्टेड बाय फुल ब्लड। ठीक है, जैसे कि रियल सिबलिंग्स होते हैं, रियल ब्रदर्स होते हैं। अगर आपका कोई बहन भाई है, ठीक है, तो यू आर कनेक्टेड बाय फुल ब्लड। क्यों? क्योंकि आपके मम्मी भी सेम है एंड आपके पापा भी सेम है, सेम फादर एंड सेम मदर। डेट्स वाई यू आर कनेक्टेड बाय फुल ब्लड। इसके बाद जो हमारी सेकेंड डेफिनेशन आती है वो आती है हाफ ब्लड को लेकर के। सो 2 persons आर सेड टू बी कनेक्टेड बाय हाफ ब्लड when they are descended from a common ancestor but by different wives। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कोई भी 2 व्यक्ति हाफ ब्लड से जब कनेक्टेड माने जाएंगे जब उनके फादर तो सेम हो बट उनकी जो मदर होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक कोई इंसान है जिसने 2 शादियां करी एंड उसके पहली वाइफ के साथ एक चाइल्ड है एंड एक चाइल्ड है सेकेंड वाइफ के साथ। अब वो जो दोनों चाइल्ड होंगे दे विल बी कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय हाफ ब्लड। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड डेफिनेशन विच इज़ द यूटेराइन ब्लड। इसमें क्या होता है, 2 persons आर सेड टू बी कनेक्टेड बाय यूटेराइन ब्लड when they are descended from a common ancestress but by different husband। इसमें जो है मदर तो सेम होगी बट जो फादर होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन है जिसके 2 हस्बैंड हैं एंड दोनों के ही साथ उसके एक चाइल्ड हैं, तो दोज 2 चाइल्ड्स विल बी कनेक्टेड बाय यूटेराइन ब्लड। आई होप आपको फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। लेट मी समराइज दैम वंस अगेन। फुल ब्लड के अंदर सेम मदर सेम फादर, हाफ ब्लड के अंदर फादर विल बी सेम बट द मदर्स विल बी डिफरेंट, एंड यूटेराइन ब्लड के अंदर मदर्स विल बी सेम बट फादर्स विल बी डिफरेंट। आई होप आपको अब इन तीनों ही टर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गाइज लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग दैट कि जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा उसमें जो ऑथेंटिक लैंग्वेज है वो ही यूज़ होगी। ठीक है, द लैंग्वेज एज इट इज़ इन द बेयर एक्ट एंड बेयर एक्ट के अंदर डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बता दी, तो इसी वजह से मैंने बेयर एक्ट की डेफिनेशन का यूज़ किया, बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वही लैंग्वेज यूज़ होती है विच इज़ रिटन इन द बेयर एक्ट। सो यू हैव टू बी फेमिलियर विद दैट बेयर एक्ट लैंग्वेज। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ डू रीड द बेयर एक्ट। आपको बेयर एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है,
एंड बेयर एक्ट पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। हिंदू मैरिज एक्ट का जो बेयर एक्ट है वो उतना मुश्किल है भी नहीं पढ़ना, इट्स अ क्वाइट सिंपल। आप पढ़ेंगे आपको खुद से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो आप एक बारी बेयर एक्ट को जरूर पढ़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। अब जब हमने ये तीनों ही डेफिनेशंस को समझ लिया है, अब बात करते हैं अपने असली कॉन्सेप्ट की। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहला एसेंशियल्स ऑफ द हिंदू मैरिज एंड दूसरा वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। मैंने पहले भी बताया था वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट अगर आप सच में सीखना चाहते हैं देन आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं हिंदू मैरिज के एसेंशियल्स की, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज नाउ। एंड मैं यहाँ पर आपको सब कुछ समराइज करके बता देता हूँ। वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज़ माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। एंड मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप लोग इन सबको नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करेंगे देन इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नो स्पाउस लिविंग, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, जब दो व्यक्ति शादी करेंगे उस टाइम पे उनका कोई भी स्पाउस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैन है तो उसकी कोई वाइफ नहीं होनी चाहिए, अगर वाइफ है तो उसका कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए। इसको बोला जाता है बाइगैमी, एंड ये पनिशेबल ऑफेंस भी है अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द आईपीसी। सेकेंड कंडीशन आती है एज को लेकर के। जो ग्रूम की एज है डेट शुड बी 21 एंड जो ब्राइड की एज है डेट शुड बी 18। अब जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे, जब तक आई होप कि जो एक्ट में अमेंडमेंट है वो हो चुका होगा एंड जो ब्राइड की एज है उसको बढ़ा करके 21 कर दिया जाएगा। बट स्टिल when I am making the video the age of the bride is still 18, but do remember आप एक बार इसको अपडेट जरूर करें जब आप एग्ज़ाम देने जाएं। एक बार उससे पहले यू हैव टू बी अ करंट अपडेटेड। तीसरा पॉइंट हमारा आता है दे शुड नॉट बी विद इन द सपिंडा रिलेशनशिप। अब आपके सामने एक नई टर्म आती है सपिंडा। व्हाट इज़ दिस सपिंडा रिलेशनशिप? वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, बट लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज फॉर यू। एंड सही बताऊं तो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल इट इज़ माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन द टर्म फॉर यू। सबसे पहले देखते हैं एक्ट के अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है। एक्ट के अंदर बताया गया है सपिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर एंड द फिफ्थ इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर, the line being traced upwards in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation। अब आई होप कि आपको समझ नहीं आया होगा, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। अब आपके सामने एक डायग्राम होगा एंड वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एंड इस डेफिनेशन में भी यही बताया है एस जो है यहाँ पर एस डिनोट करता है सन को, ठीक है। हम इस व्यक्ति के कंपैरिजन में सपिंडा रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसकी मदर के साइड पे 3 जनरेशन्स, ठीक है। पहले तो यही हो गया सन, सेकंड आ गई इसकी मदर एंड फिर इसकी मदर एंड फादर, ठीक है। तो 3 जनरेशन्स फ्रॉम द मदर साइड एंड 5 जनरेशन्स फ्रॉम द फादर साइड। अब इस पूरे जो ग्रुप है इसके अंदर जो मैरिज होंगी डेट विल फॉल अंडर द सपिंडा रिलेशनशिप, एंड एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट यू कैन नॉट मैरी इफ़ यू फॉल इन द सपिंडा रिलेशनशिप। इसीलिए इसको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक इसेंशियल कंडीशन बताया है कि ये होना नहीं चाहिए। जो दो व्यक्ति हैं जो कि शादी करने वाले हैं एज पर दिस एक्ट, दे शुड नॉट फॉल विद इन द डिग्री ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में कुछ नहीं जानना है, इवन तो वो आपसे नहीं पूछेंगे सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में इतना, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सपिंडा रिलेशनशिप है तो उसके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू शादी नहीं हो सकती। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है देयर शुड नॉट बी एनी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इट मीन्स दैट जो दो लोग शादी कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में नहीं आने चाहिए। अब ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होती हैं? सबसे पहले मैं आप लॉ इज़ नथिंग बट द अनकॉमन कॉमन सेंस, ठीक है। ये सिर्फ कॉमन सेंस होता है। अब इस एक्ट के अंदर कुछ रिलेशनशिप को प्रोहिबिट्स कर दिया गया है, ठीक है। एंड अगर आप उनके अंदर शादी करते हैं तो आपकी जो शादी होगी वो मान्य नहीं होगी। डेट मैरिज विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज। अगेन आपको याद में नहीं रखना है कि कौन सी जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप कॉमन सेंस से देखते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि
कैन यू मैरी विद द वाइफ ऑफ योर ब्रदर? जस्ट टेल मी, कैन यू मैरी विद द वाइफ ऑफ योर ब्रदर? डेफिनेटली नॉट. सो इट्स जस्ट नथिंग बट द कॉमन सेंस. ठीक है, तो यही सब होते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एंड ये आपको एक्ट के अंदर मिल जाएंगी. आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट पढ़ लेना एक बारी, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए. अब जो हमारा 5th पॉइंट आता है वो आता है फ्री कंसेंट को लेकर के. देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट. जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए. अगर फ्री कंसेंट नहीं है देन दैट मैरिज शैल नॉट बी अ वैलिड मैरिज. अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है देयर शुड नॉट बी रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी. अब इसका क्या मतलब होता है कि रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी? रिकरेंट का मतलब होता है बार बार. ठीक है, एंड अटैक्स ऑफ इंसेनिटी अगर मैं इसको एक शब्द के अंदर आपको बता दूं तो इसका मतलब होता है पागलपन के दौरे. ठीक है, आपने सुना होगा, आई विल नॉट रिपीट दिस वर्ड्स अगेन, बट अब आप समझ गए होंगे कि रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी का मतलब क्या होता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो फिर उस मैरिज पे सवाल उठ सकते हैं, वो वॉइडेबल की कैटेगरी में आ जाएगी. उसके बाद देयर शुड नॉट बी एनी इंसेनिटी और मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, एंड अब आपके सामने पूरा का पूरा ग्राफ क्लियर है कि कौन कौन सी ऐसी इसेंशियल कंडीशंस हैं जो कि हिंदू मैरिज के अंदर होना ज़रूरी है. एक बारी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए. जब आप शादी करें तो आपका कोई भी पहले से स्पाउस नहीं होना चाहिए. सेकंड, एज का ध्यान में रखना है कि जो ग्रूम है उसकी एज होनी चाहिए 21, एंड जो फीमेल है उसकी एज होनी चाहिए 18 एज ऑफ नाउ. बाद में चेंज हो जाएगी. कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए. चौथा, कोई भी सपिंडर रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए. उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए. कोई मेंटल डिसऑर्डर, इंसेनिटी नहीं होनी चाहिए, एंड रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी के नहीं होने चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो that marriage will fall either in the category of the void marriage or the voidable marriage. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो इन्हीं दोनों बातों पे आता है कि कौन सी मैरिज वॉइड होती हैं एंड कौन सी मैरिज वॉइडेबल होती हैं. एंड गाइज, अब हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, एंड आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सी मैरिज वॉइड होती हैं, कौन सी मैरिज वॉइडेबल होती हैं. तो अब मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके इनको समझाता हूँ. एंड रिमेंबर, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, आई होप आप सब कुछ लिख रहे होंगे. अगर नहीं लिख रहे हैं देन प्लीज़ लिखिए. अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे. ठीक है, इतना सिंप्लीफाइड वे में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलेगा. सो प्लीज़ जोट दैट डाउन इन योर नोटबुक. सबसे पहले देखते हैं कि ये वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज होती क्या है. अब देखो, हमने देखा कि कुछ हमने कंडीशंस देखी हिंदू मैरिज की. ठीक है, कि अगर शादी हो रही है दो हिंदूज़ के बीच में तो वो कंडीशंस ऐसी हैं जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए. अगर नहीं होती हैं तो हमारी मैरिज या तो वॉइड होगी या फिर वॉइडेबल होगी. वॉइड का मतलब रद्द, बिल्कुल खारिज, उसको लीगली तौर पे माना नहीं जाएगा. डेट विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज एज पर लॉ. ठीक है, डेट इज़ कम्प्लीटली वॉइड. ठीक है, एक होती है वॉइडेबल, इसका मतलब वॉइड एबल, यानी कि इसको वॉइड किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी. यानी कि इसमें आप ये समझिए कि ये जो मैरिज है ये नॉर्मल चलती रहेगी, बट अगर कोई भी एक पार्टी चाहे तो कोर्ट में जा सकता है एंड इस मैरिज को कैंसिल करा सकता है ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड्स. क्या ग्राउंड्स हैं उनको हम अभी समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं वॉइड मैरिज के बारे में. अब जो वॉइड मैरिज है ये दिया गया है सेक्शन 11 के अंदर. अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको सेक्शंस याद करने हैं. मैं बोलूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते. ठीक है, सिर्फ एक या फिर एक ही क्वेश्चन आता है सेक्शन से रिलेटेड, एंड मैं आपको बता दूं दैट इज़ बेसिकली अ टफ क्वेश्चन. तो अगर आप सेक्शंस याद नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कुछ बड़ा लॉस नहीं कर रहे. इसी के साथ बहुत क्लियरली लिखा गया है सेक्शन 11 के अंदर कि कौन कौन सी मैरिजेज़ आपकी वॉइड होंगी. सो 3 मैरिजेज़ ऐसी होती हैं जो कि वॉइड होती हैं. पहला, इफ़ मैरिज इज़ विद इन द सपेंडर रिलेशनशिप. सेकेंड, इफ़ इट इज़ विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. नंबर 3, इफ़ एनी स्पाउस लिविंग. तो अगर ये 3 कंडीशंस होती हैं कि आपने या तो सपिंडर रिलेशनशिप के अंदर मैरिज कर लिया है, या फिर आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर जा कर के शादी कर ली है,
या फिर आपने शादी करते वक्त आपका पहले से कोई हस्बैंड या फिर वाइफ जिंदा था, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो आपकी जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी। डैट मीन्स दैट वो कानूनी तौर पर वैलिड नहीं होगी। लीगली दैट मैरिज विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज। समझ गए। एंड बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं वॉइडेबल एंड वॉइड मैरिज के अंदर। आपको वॉइड में सिर्फ 3 ही पॉइंट रखने हैं। सपिंडा नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए एंड स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे डेट ऑल विल कम अंडर द वॉइडेबल मैरिज। क्या होते हैं उनको समझ। पहला, देयर शुड बी अ वैलिड कंसेंट। समझ गए। अगर वैलिड कंसेंट नहीं है तो वो मैरिज वॉइडेबल होगी। सेकंड, अगर आपका जो कंसेंट है वो किसी ने फोर्स के थ्रू लिया है, ठीक है, आपका या फिर आपके गार्जियन का अगर जो कंसेंट है वो फोर्स के थ्रू लिया गया है, उस केस में भी वो मैरिज वॉइडेबल होगी। अगर आप चाहें तो आप उस मैरिज के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक व्यक्ति है एंड उसको ज़बरदस्ती कोई शादी करा देता है, एक लड़की है, उसके घर वाले ज़बरदस्ती विदाउट हर कंसेंट उसकी शादी करा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो लड़की चाहे तो उस मैरिज को चैलेंज कर सकती है ऑन दीज ग्राउंड, ठीक है, एंड दैट मैरिज विल बी अ वॉइडेबल मैरिज। तीसरा पॉइंट आपका आता है, इफ़ द वाइफ इज़ प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो आपकी शादी होगी वो वॉइडेबल होगी। अगर हस्बैंड चाहता है तो वो उनसे डाइवोर्स ले सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी होती है एंड आपका एक बेबी हो जाता है एंड आपको पता चलता है बाद में, आपने कुछ भी किसी भी रीज़न से आपको ये पता चलता है कि ये आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है एंड आप ऐसा कोर्ट के अंदर प्रूफ कर देते हैं, तो आपके पास पूरा हक है कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अंदर उनसे डिवोर्स ले सकते हैं। सो दिस इज़ वन कंडीशन एज पर दी सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नो देयर शुड नॉट बी एनी रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट कंज्यूमेटेड आउनिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पोंडेंट। आई थिंक अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ वॉइड एंड व्हाट इज़ वॉइडेबल मैरिज। सही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है समझना। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट कि ये जो वॉइडेबल एंड वॉइड के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये सेम रहते हैं। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है माइनर, बट जब हम आपको स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ाएंगे, जब मैं आपको मुस्लिम लॉज पढ़ाऊँगा तो आप लोग देखेंगे। एंड स्पेसिफिकली जब हम इनका टेबल बना करके तीनों ही एक्ट का, हिंदू मैरिज, स्पेशल मैरिज एंड मुस्लिम लॉज, जब हम इनको तीनों का ही एक टेबल के फॉर्म में कंपैरिजन करेंगे आने वाले टाइम में, तब आप लोग देखेंगे कि जो ऑलमोस्ट पॉइंट हैं वो सेम ही होते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। लेट मी समराइज इट। वॉइड के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट दिए गए हैं, सपिंडा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड स्पाउस लिविंग। अगर वो 3 पॉइंट आते हैं तो वो मैरिज वॉइड होगी। उन 3 पॉइंट को छोड़ करके कुछ भी अलग पॉइंट अगर आपके सामने आ जाता है, दैट मैरिज शैल बी अ वॉइडेबल मैरिज। आई होप आप इसको याद रख पा रहे होंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एंड आप इसका आंसर मेरे को कमेंट के अंदर बताएंगे। शादी करते वक्त अगर किसी की एज लीगल एज से कम आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रूम की एज 21 और ब्राइड की एज 18 से कम होती है, तो वो मैरिज कैसी होगी, उसका नेचर आपको मुझे बताना है। वेदर इट विल बी अ वैलिड, वेदर इट विल बी अ वॉइडेबल और अ वॉइड मैरिज, ठीक है। थोड़ा सर्च करना एंड इसका आंसर ज़रूर कमेंट के अंदर मेरे को बताना, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये वॉइड एंड वॉइडेबल का जो कॉन्सेप्ट था वो फिनिश हो चुका है। एंड इसके बाद एक टर्म और आती है एंड मुझे लगता है कि आपको इसको बता देना चाहिए। ये होती है सप्तापदी, ठीक है। आप देखेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये टर्म मेंशन है, सप्तापदी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 7 स्टेप्स बिफोर द सेक्रेड फायर। आपने देखा नहीं है हिंदूज़ के अंदर क्या होता है, हम अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं, उसी को बोला जाता है सप्तापदी, ठीक है। तो इन केस अगर वो आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्तापदी, तो इट मीन्स दैट 7 स्टेप्स बिफोर द सेक्रेड फायर। एंड जब ये 7 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, दैट मैरिज बिकम अ वैलिड मैरिज। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो हिंदूज़ की मैरिज होती है वो कंप्लीट कब मानी जाती है?
तो जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 7th स्टेप द मैरिज इज़ कंप्लीट एंड दैट विल बी अ वैलिड मैरिज। एंड मुझे लगता है कि आज आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको बताया आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं मैरिज के लिए। आपको समझ आ गया होगा कि वॉइड मैरिजेस कौन सी होती हैं, वॉइडेबल मैरिजेस कौन सी होती हैं। एंड अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन करता है तो आई थिंक आप उसका आंसर कर सकते हैं। अब अपने आप को चेक करने के लिए जो मैंने आपको बताया, क्या वो आपने सीखा, सही से सीखा? आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो आप उनमें देखना, अगर वहाँ पर कोई इन तीनों ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करना। एंड अगर आप उसको सोल्व कर पाते हैं इट मीन्स कि मैं अपने जॉब में सक्सेसफुल रहा, मैंने आपको सही से समझा दिया। एंड अगर आप नहीं कर पाते तो देर इज़ समथिंग फॉल्ट इन माई टीचिंग, एंड आप मुझे बताना कि भैया आपने ऐसे ऐसे बताया था एंड आपसे फिर भी क्वेश्चन नहीं हुआ, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, आप एक बारी इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना, अपने आप को चेक करते रहा करो टाइम टाइम पे। आप कुछ भी पढ़ रहे हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है देन डू चेक योर सेल्फ टाइम टू टाइम, प्रीवियस ईयर करते रहा करो, इधर उधर से जो क्वेश्चंस आते हैं करते रहा करो। इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, जो मैंने समझा है सब कुछ समझ आया है, देन प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। आई नीड योर सपोर्ट गाइज, प्लीज़ सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इसके साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूँ। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ।